व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज का सबसे बड़ा मौजू जो पाकिस्तान को इस वक्त मुतासिर कर रहा है, खैर बहुत से मौजूद हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब की कंटिन्यूस बीमारी भी है, उनको दोबारा इन्फेक्शन हो गया टांग में, अल्लाह उनको सेहतयाबी दे। उन्होंने जाना था इस्लामाबाद में लेकिन वो अपने जो है मामूलात को अभी तक नहीं संभाल सके, खुदा उनको सेहतयाबी दे। लेकिन जो एक बड़ा मौजू यहाँ पर मौजू सुखन बना हुआ है, मामला टर्की से स्टार्ट हुआ। वहाँ पर कुछ हज़ार फ़ौजियों ने जिसमें आर्मी चीफ वहाँ के शामिल नहीं थे, उन्होंने बगावत कर दी वहाँ की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ और लोगों ने बाहर आकर उस बगावत को कुचल दिया। मेरा अपना तज़किया ये है कि इससे दो चीज़ें हमें लेसन्स मिलते हैं। एक तो ये कि अगर किसी ने सक्सेसफुल मिलिट्री कू करना हो तो उसके लिए आर्मी चीफ का ऑनबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी चीफ ही कमांड कर सकता है सक्सेसफुल कूच कर। किसी ने अगर उसकी सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखनी है तो पाकिस्तान को आप देख सकते हैं, वन वे और दी अदर वे। और दूसरी जो मेरे नज़दीक उससे लेसन लर्न करने को मिलता है कि एक कू जो है उसको सिर्फ अवाम ही डिफीट कर सकती है, जिस तरह कि टर्की में किया गया। और अवाम जब टैंक्स के आगे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो उन टैंक्स को फिर आगे बढ़ने मतलब वो उसको रोक सकती है। अवाम की ताकत को तख्ते को धड़न तख्ता नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए अवाम को रिलीफ मिलना बड़ा ज़रूरी है। लोगों ने जो है वो करने शुरू कर दिए मवाज़ने टर्की के पाकिस्तान के साथ, इस हद तक कि यहाँ की जो सियासी गवर्नमेंट है उसने तो खैर बड़े ज़बरदस्त बयान दिए, बड़े खुश हुए कि जी टर्की में देखें जिस तरह बगावत कुचला गया है, इससे जमहूरियत की फतह हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है और जो जमहूरी रिलीफ अवाम को टर्की के तैयब अर्दगान की हुकूमत ने दिया है, वो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने या पिछली हुकूमतों ने दिया। क्या यहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए मार्शल लॉ की तो अवाम सड़कों पर निकल कर आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका एक जवाब तो इमरान खान साहब ने दिया और दूसरा जवाब मैं हसन निसार साहब से लूंगा आज के इस शो में। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा जरा वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान में फौज आ जाए तो क्या होगा? मिठाइयां बांटी जाएंगी, लोग खुशियां बनाएंगे, लोग जश्न बनाएंगे। हमारी जमहूरियत को नवाज शरीफ की डिक्टेटरशिप से, बादशाह से खतरा। इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर फौज सड़कों पे आ जाए पाकिस्तान में लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, बजाय इसके कि सामने खड़ी आवाम जो थी वो उस पर प्रोटेस्ट करती, उन्होंने खुशियाँ मनाई। तो इससे चल रहा है पता कि इमरान खान की ऑडियंस जो है वो बड़ी खुश हुई है। हसन निसार साहब बहुत वार्म वेलकम आपको इस शो में। आज का टॉपिक बहुत अहम है। लोग मुवाजना कर रहे हैं तैयब अर्दगान का नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से और कह रहे हैं कि जिस तरह के वहाँ पर फौज आई है, अगर पाकिस्तान में आए तो टर्की की अवाम उसी तरह खड़ी हो जाएगी नवाज शरीफ साहब के लिए। आपका अपना टेक क्या है हसन साहब? देखिए, सबसे पहले तो कामरान शाहिद साहब मैं करूँगा प्रोटेस्ट। आपने कहा जी पहले इमरान खान साहब ने ये कहा है तो फिर आप मेरी राय ले रहे हैं। और भाई मैं तो आपके प्रोग्राम्स में कई बार ये कह चुका हूँ, मेरा तो थीसिस ये है कि इसको इसलिए ख़तरा है चूँकि ये जमहूरियत है ही नहीं। ये जमहूरियत के नाम पे जुगाड़ चंद मखसूस ख़ानदानों का की एक वारदात का खेल है, जिसमें मौरूसियत से लेके यानी ये मज़े का खेज नहीं। बंदा अपने आप को, वो अदीम हाशमी का एक शेर है, आदमी हैं तो मिले हमको हमारा बूझने हैं, यानी अगर हम बंदर हैं बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, आदमी हैं तो मदारी से छुड़ाया जाए। तो ये मदारीपन है। चंद मखसूस खानदान, पहले बाप आ गया, फिर बेटी आ गई, फिर बेटा आ गया। अब इंतजार करें बिलावल के कब औलाद होती है ताकि आपकी आइंदा नस्लों के हुक्मरान तय हो जाएं। तो भाई मेरा तो डे वन से थीसिस ये है कि इसका हर वक्त खतरा इसको इसलिए रहता है डिरेल होने का, इसके अदम इस्तेहकाम का, कि ये बेसिकली है ही नहीं, ये जमहूरियत के नाम पे ढोंग है। क्योंकि जमहूरियत निकला जमहूर से, जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम अगर उसके सही मानों में बेनिफिशरी होंगे तो वो उसकी हिफाजत खुद कर लेंगे, वो उसके गिर्द फसील बन के खड़े हो जाएंगे और आपको वही कुछ दिखाई देगा जो टर्की में हुआ। अब मुवाजना इसका मज़े का खेज है। ये जो जमहूरी झूठी जमहूरियत की जो कटलरी बॉक्स है, ये टीवी प्रोग्राम्स पे, कॉलमों में, ये पता नहीं किस बात पे ये फुदक रहे हैं। भाई दोनों चीज़ों का आपस में मुवाजना अगर आप मुझे बता देते सवाल क्या होगा, लेकिन आपके चैनल्स पे चल रहा है, लोग वहां देख लें। मैंने कल अपने प्रोग्राम में कि शरा खानगी क्या है, खत गुर्बत पे उधर क्या हाल है, इधर क्या हाल है, टीवी पे और बेशुमार किस्म के मुवाजने आ रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें। एक ही सांस में इन दोनों के नाम लेना, मैंने कल ये मिसाल दी है, ये बिल्कुल ये मुवाजना ऐसे है जैसे आप सेब और तुम्बे में मुकाबला करना शुरू कर दें। और इमरान खान ने जो बात की, इत्तेफाक है उससे पहले मेरा अपना प्रोग्राम जो संडे को होता है उसमें मैंने कहा था कि भाई
ये देखो, ये एक बात और, सोशल मीडिया या जिस पे भी कॉल गई हो तैयब, प्रेसिडेंट तैयब की, उसको भी ओवर ग्लैमराइज कर रहे हैं। इनकी अकलों को कोड़ हो चुका है। मैंने एक बुनियादी सवाल उठाया कि भी ऐसी ही सिचुएशन अगर आसिफ जरदारी को सामना होता तो क्या उनकी कॉल पे लोग निकलते? बताएं मुझे। मुश्किल था जी, अगर मेरी राय लें। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी ही सिचुएशन होती तो नवाज शरीफ की कॉल पे लोग निकलेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लोग निकलेंगे जरूर, लेकिन मिठाइयां लेके निकलेंगे और हार लेके निकलेंगे और टैंक्स पे हार डालेंगे। देखें, बात सुने भाई, लोग किसी के रिश्तेदार नहीं हैं। ये जो पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो जुगाड़ है, इसमें वजीर आजम से लेके नीचे के चमचे कड़छे तक इनको हड्डियां छिछड़े बांट दिए जाते हैं। आबादी है, गौर से सुने, साइंटिफिक तरीका तजिया का। अगर 20 करोड़ की आबादी है, कोई 20 करोड़ में से 11 तो निकाल दें वन गो में, वो औरत है, 51% समझी जाती है। ठीक, 10 करोड़ वो निकाल दें, बच्चे निकाल दें, नाबालिग निकाल दें, बूढ़े निकाल दें, माजूर बीमार निकाल दें, बाकी बचता चंद करोड़। उसमें होता क्या है? इसको मुशावरत की हड्डी डाल दो, इसको चेयरमैनी की चूसनी दे दो, ये भोंपू सारे खरीदे जाते हैं और फिर कवाली शुरू कर देते हैं। नीचे आप पता कर लो, सर्वे कर लो, मैं दावा कर रहा हूं, मैं पंजाब की मिसाल ले लो, किसी आप शहर में चले जाओ, उसके सरकारी दफातर की कैंटीन से लेके रेलवे स्टैंड तक के ठेके किन को मिलते हैं? करें। ठीक, और किस मेरिट पे मिलते हैं? कुछ भी नहीं, वो हड्डियां और छिछड़े हैं। सो ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट का जिनको ये वाकई जमहूरियत लगती है। अगर मैं और कामरान शाहिद साहब, अगर हम इसके बेनिफिशियरी हैं तो हमें भी प्यारी लगेगी। जो हाथ आपको निवाला खिला रहा होगा, सही कह रहे हैं उसको तो आप नहीं काटोगे। सो देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज। सिंध में जो इतना बड़ा बदमाश पकड़ा जा रहा है, जिन्होंने उसको राजवाड़ों से भी बदतर तरीके से लूटा हुआ है, उनसे पूछें, वो कहेंगे आसिफ जरदारी और जमहूरियत का हुस्न है ये, और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ओए, आम आदमी के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो? तो जिस तैयब अर्दगान की, जो इस्तांबुल की गलियों सड़कों पे नींबू पानी बेचते और वो रोगनी नान या जो भी उनकी लोकल ब्रेड है बेचते मेयर बना, उसने वहां अपनी वर्थ साबित की, अपने लिए उसने लोगों में, पॉलिटिक्स में जगह बनाई। फिर वो वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचा, वहां उसने ये प्रैक्टिकली टर्न द टेबल्स। IMF से लेके उसके कर्जों तक, उसकी शरह खानगी किधर गई, उसकी पर कैपिटा इनकम किधर गई। ठीक है, अच्छा भाई, अगर तो आपने वो कुछ किया है तो फिर तो आप बगलें बचाएं, वरना ये बंदरों की तरह जो उछल कूदा है, ऐसा नहीं होगा। पहले तो नहीं, मैंने हमेशा एंटी जमहूरियत बात इसलिए की है और अब भी कर रहा हूं कि मैं जेन्युइन जमहूरियत चाहता हूं। लेकिन अब मेरी दुआ कह लो या बद्दुआ ये है कि ये वक्त आए ताकि ये जो बंदरों का टोला है ना, जो एक खास किस्म की जमहूरियत की डुगडुगी पे बंदर पटकियां मार रहे हैं, इनको समझ आ जाए कि ये आपस में मवाजना बनता। एक और बात, इस तरह के जो कू हैं, आप खुद कह चुके हैं आपके इंट्रो में, मैं क्या उसी को मैं घसीटूंगा आगे, कि भाई इस तरह की मुहिम जो ही, इस तरह का एडवेंचरिज्म पाकिस्तान में भी कई बार नाकाम हो चुका है। ये तो होने से पहले पकड़ा गया। और मैं बातों का इसको, मेरी एक फीलिंग ये है कि ये फौज की बगावत नहीं थी, विद इन द फौज बगावत थी। सही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम उसकी तफसीलात में नहीं जानते। सर, जैसे भुट्टो साहब के दौर में होगी थी बगावत, लेना देना छोटी मोटी। हाँ जी, हैदराबाद केस चला था जो। नहीं सर, भुट्टो साहब के नहीं, कई अदवार में हुई। एक में हमारे वो बेनजीर साहब के दौर में, लालपुर के वो बड़े हीरो हैं हमारे, होती रही हैं। कभी वो मेजर जनरल थे, वो जहीरुल इस्लाम अब्बासी थे, कभी को पता नहीं मुस्तनसर हुसैन बिल्ला थे, नादिर परवेज, मेजर सफरा वगैरह, ये अच्छा मुस्तनसर बिल्ला। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स हुई है, नाकाम हो गई हैं। उसकी वजह है कि जब तक टॉप ब्रास फैसला नहीं करती, फौज एक मुनज़्ज़म अदारा है, उसमें अगर कोई चंद लोगों के मीटर फिर जाएं और वो इस तरह का एडवेंचरिज्म करें तो ज्यादातर इम्कानात इस तरह की बड़ी इस्टेब्लिश्ड। और तुर्की की फौज, एक बात ज़हन में रखें, उनके DNA में ये शामिल है। ये फजल रहमान ने बूथा उठा के तो कह दिया है कि वो ये वारिस हैं सल्तनत खिलाफत उस्मानिया का। इसको तो ABC नहीं पता खिलाफत उस्मानिया की, इसे क्या पता क्या होती है। वहां यनीचरीज होते थे, जिसे अंग्रेजी में जैनिसरीज कहते हैं। वो कड़ाइयां उल्टा के
प्रोटेस्ट होता था उनका खाली कढ़ाइयाँ उल्टा के अपने वो जो भी उनका ट्रेनिंग स्कूल था मनीषा में, ये पता नहीं कहाँ, मैं शहर भूल रहा हूँ, वो तलवारें निकाल के बाहर निकल आते थे। और छोटी छोटी बात पे बाद औकात ऑटोमन एम्पायर के सलातीन को बड़े बड़े समझौते करने पड़े हैं, उनको बड़ी बड़ी रिलैक्सेशन देनी पड़ी है, बड़ी छूट देनी पड़ी है, उनकी तनख्वाहों में बड़े फिनोमिनल किस्म के इजाफे करने पड़े हैं। सो उनके और ये एक ऐसी कौम है कामरान शाहिद साहब जिसने 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की है। बिल्कुल। हमारी एक कौम की जो तारीख है 1000 साल की, वो तो सवाए इन्वेडर्स के, इन्वेडर भले अपना हो, मजहब एक फैक्टर होता है इंसानों की जिंदगी में, टोटल फैक्टर कभी नहीं हुआ। वरना आज सारा आलम इस्लाम एक पेज सो कॉल्ड जो होता है उस पे होता है, ये ना है, ना कभी था, ना कभी होना है। सो महमूद गजनवी से लेके आपके एक मिनट मेरी बात आप प्लीज, और आपके तवस्सुत से आपका व्यूअर में हाथ जोड़ के कहता हूं, गौर करो हीरोज कौन है आपके। तारिक बिन जियाद बर्बर था आपका, अल्लाह भला करे, ये जो अयूबी सलाउद्दीन अयूबी वो कुर्द था, महमूद गजनवी तुर्क था, ये जितने ऑटोमन एम्पायर के जिसकी हम जिक्र कर रहे थे सारे टर्क्स हैं, इवन मुगल तुर्क थे, घरों में तुर्की बोलते थे वो। सो जितने आपके हीरोज हैं, और भी कोई 2-4 नाम अगर आपको याद आते हैं तो आप ले लें। हमारा मकामी 1000 साल में हमारा मकामी कोई वॉर हीरो तो छोड़ें, वो आपका तो लिटरेचर का हीरो कोई नहीं मकामी है। सच गालिब की मूर्तियां उसके आबाई वतन में लगी हुई हैं, उसका दादा मेरा ख्याल माइग्रेट करके आया था, असदुल्ला खान गालिब वाज नॉट अ नेटिव। सो अच्छा अमीर खुसरो देख लें आप, आपके तो बड़े साजिंदे गायक लिखारी तक जो हैं वो लोकल नहीं है। इट्स अ डिफरेंट नेशन। इसका बिल्कुल इसकी बुनत, इसकी हायत, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी नफ्सियात इस कौम की और तरह की है। और देखें वहां का तुर्की का ना हुक्मरान हमारे हुक्मरानों से मिलता है, ना वहां के अवाम हमारे अवाम से मिलते हैं, मवाजना करने बैठ जाते हैं मुसल्ली। मुझे नहीं समझ आती किस बात पे देखें, वो पैदावार है गलियों की, ये पैदावार है जर्नैलों की। इवन पीपल्स पार्टी से लेके यहां तक आप मुझे बताएं, तैयब का तो केस ही और है। और इसका मवाजना मैं तो कहता हूं अल्लाह करे बिल्कुल ठीक जो ये कह रहे हैं ऐसा ही हो, लेकिन आने वाले दिन जस्ट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, पता लग जाएगा किस भाव बिकती है। बिल्कुल ठीक है जी, समझ आ जाएगी, बात करूंगा हसन निसार साहब। लेकिन आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को ने बिल्कुल इतना रिलीफ नहीं दिया अवाम को कि खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन क्राइसिस लाइक हो जाए तो अवाम उनके लिए बाहर नहीं निकलेगी? खासतौर पर चले सिंध को छोड़े, पंजाब उसको छोड़े, पंजाब में भी अवाम नहीं निकलेगी बाहर। एक मिनट सुने, आपके सवाल के अंदर ही इसका जबरदस्त जवाब मौजूद है। उसकी वजह ये आज भी बड़े पंजों पे खड़े हो कहते हैं कि 99 में हमने तोपें चला दी थी, उससे पहले येलो कैप फेम, मोटरवे फेम, बड़ी तोपें, बड़े फलाना टमकाना। तो 99 के बाद क्या हुआ? लाहौर शहर में दुकानें मिठाई की सबसे पहले खाली हुई, उसके बाद इन्होंने 2 अटेम्प्ट्स की जी, कुछ चिड़िया ने किसी ने च्यूं नहीं की। इनके जितने चमचे कड़चे मौजूद हैं उनमें से कोई एयरपोर्ट पे दिखाई दिया हो मुझे बताएं आप? नॉट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल, इनके पल्ले कुछ नहीं था। देखे ना जो ये क्लेम सर 99 के नवाज शरीफ और आज के नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं आपके नजदीक पॉपुलैरिटी में? हसन निसार साहब 99 के नवाज शरीफ नहीं, सवाए इसके कोई फर्क नहीं है। नहीं 99 के नवाज शरीफ का दिल ओरिजिनल था, ये इसमें जरा टेम्पर्ड किस्म का दिल है, ज्यादा बेहतर है, अल्लाह करे इनकी सेहत। बल्कि मुझे आप ही से पता चला है कि उनको कोई इन्फेक्शन हो गई है। जी वो रिकवरी उनके पाँव से ली गई ना, सच्ची बात जी, पाँव से उनकी नर्व ली गई है ना, तो उस पर इन्फेक्शन हो गई, बुखार हो गया। अच्छा अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये बिल्कुल कंसर्न वाली बात है। और कोई ऐसा मैं परसों तरसों भी किसी प्रोग्राम पे कि जी मोदी के साथ दोस्ती कीमत पे कश्मीर, मैंने कहा खुदा का खौफ करो। ये कब हमें अकल आएगी कि हम अपना सियासी तौर पे किसी से इख्तलाफ करना है या उसको इवन नापसंद करना है जोन ठीक है, लेकिन किसी को गद्दार और काफिर करार देते हुए तो इंसान अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई हमीयत और कोई अक्ल मौजूद हो और उसका कोई ज़मीर जिंदा हो
वो अपने किसी हमवतन के बारे में हसन निसार साहब, मैं आप माजरत के साथ बात ये सर, बात ये कि ये तो दुनिया मुखाफाती अमल है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब सारी जिंदगी जो है गद्दारी का इल्जाम लगाते रहे, बेनजीर भुट्टो पे भी, और भुट्टो साहब मुल्क तोड़ने का इल्जाम लगाते रहे। तो वो तो फिर दुनिया है ही मुखाफाती अमल, तो अब इल्जाम लग रहे हैं तो वो पीपल्स पार्टी वाले भी लगाएंगे बेनजीर भुट्टो पे, राजीव गांधी। ये जो बात कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अपनी बात, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि जी ये मोदी के दोस्ती पे वो कश्मीर, तो मैंने कहा भाई बस, मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे सर्टिफिकेट देने वाला मैं कौन होता हूँ? सही है, मैं किसी पाकिस्तानी पे इस बात का शक शुबा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। किसी की को हुब्बुल वतनी पे मैं उंगली उठाऊं या किसी के को दीन के या हवाले से, नो, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये क्या करते रहे, इनके साथ आने वाले दिनों में क्या होगा? देखे, बात सुने लोग, बड़ी यहां मैं सुनता हूं कि जी ये बड़े खुशकिस्मत है। ओ भाई, अंग्रेजी में बचपन से हम सुनते आए हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एंड तो भी देखना है, देखते हैं क्या होता है। भुट्टो का भी बड़ा ग्लोरियस था। मैं कभी कभी सोचता हूं, गुलाम इसाक खान पीछे खड़े हैं और याया खान, जुल्फकार भुट्टो बैठे हैं साथ साथ, और हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रही है। मैंने कई बार सोचा है, कई बार जब भी तस्वीर देखी है, कि उस वक्त जब वो डॉक्यूमेंट भुट्टो के आगे रखा गया होगा कि टेक ओवर के लिए दस्तखत करो, तो वो कितना खुश होगा। साथ ही अगर कोई फरिश्ता को गैबी हाथ उसके आगे वो डेथ वारंट रख देता, जो इसके नतीजे में उसकी जिंदगी में आया और फिर वो तारा मसीह तक पहुंचा, तो क्या वो साइन करता? इंसानों की जिंदगियों में वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल वाली बात है। अभी एंड तो देखना है। हसन निसार साहब, इमरान खान साहब की सियासत को एक तरह तजिया फरमा दीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब उनको 12वां खिलाड़ी कह रहे हैं, जावेद हाशमी उनको जोकर कह रहे हैं, और ANP वगैरह दूसरों ने कहा कि जमहूरियत पसंद, जमहूरियत दुश्मन अप्रोच है इमरान की, जो मिठाइयाँ तकसीम करने की बात की है। देखिए जी, पहली बात यह है, कामरान आपने कहा कि जी वो, उन्होंने कहा 12वां खिलाड़ी। हाँ जी, इमरान का तो मुझे नहीं पता 12वां है 14वां है, मैं तो 10,000 12वां भी नहीं हूं। वही बात मैं भी कर रहा हूं। ठीक, ये क्या बात हुई? सिवाय इनके पेड लोगों के, डबल तनख्वाहदार लोगों के, वो लिस्ट उठा के देख लें, जो जो बंदा इनको सपोर्ट कर रहा है बराह रास्त नंगा चिट्टा इनका बेनिफिशरी है, इनका तुफैली है, इनका तनख्वाहदार है। एक बात, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन मैं ये बात कर रहा हूं, तो मेरा तो स्केल से ही ताल्लुक नहीं है भाई। अच्छा, दूसरी बात, जमहूरियत दुश्मन है। मैं कहता हूं जमहूरियत है क्या? ये एक ड्रिल जो तुम लोगों ने एक जुगाड़ बनाया हुआ है। क्या जी, पोलिंग बूथ होता है, पोलिंग डे होता है, उसमें वो डब्बा होता है, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसमें अंगूठा होता है, उसका फलाना होता है, उसमें फलाना फॉर्म होता है। ये सारी बेहुदा ड्रिल, ये होती है जमहूरियत? को खुदा का खौफ करो, खानदान का खानदान जूतों समेत कौम के कंधों पे सवार है, जान नहीं छोड़ रहा है। 60-60, 70-70 साल हो गए, सेम फैमिली, तो मिडिल क्लास की माओ ने बच्चे जन्ने बंद कर दिए हर शोबे में, हर फील्ड में। पाकिस्तान के जो आम तबकात हैं, जो मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात, कमजोर हैं, लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, क्या क्या कामरान शायद साहब जन्म नहीं देते जी। ये इधर ये ठेका लिया हुआ है जागीरदारों ने, वो कबायली सरदारों ने, या सनतकारों ने, या सरमायादारों ने। इज दैट यू कॉल जमहूरियत? या मुमकिन है को सादिक खान मेयर हो जाए, या मुमकिन है कि बराक ओबामा जैसा, इसके बाप दादा परदादा गुलाम थे, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, रंग काला, पैसा पल्ले नहीं, इनको हया नहीं आती, झूठ बोलते हैं ये जमहूरियत है, जमहूरियत है, जमहूरियत है। जमहूरियत का जुगाड़ मैं एक मिसाल दी है मैंने, ताकि बच्चे, नौजवान, हमारा यूथ समझ जाए कि मुगल आजम में पृथ्वीराज ने जितनी आला मुगल आजम की अदाकारी की है, उतना शायद इंप्रेसिव, उतना ग्रेसफुल, ऊंचा, लंबा, वजी, वो शायद असली अकबर मुगल आजम भी ना हो। अकबर वॉज अ शॉर्ट हाइटेड मैन। अकबर की आवाज पृथ्वीराज भाई नहीं, बहुत आला परफॉर्मेंस के बावजूद वो पृथ्वीराज है, वो जलालुद्दीन अकबर नहीं है। देवदास दलीप साहब बहुत आला बने, लेकिन वो देवदास नहीं है। ये जमहूरियत की अदाकारी अच्छी हो रही होगी, ये जमहूरियत नहीं है, जिसमें सवाए इनके चमचों करचों के जैसे धड़ाधड़ नाम पे नाम, नाम पे नाम निकल रहा है। सिंध पूरे में खाक उड़ती है, लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। 2 दिन पहले मैंने कॉलम लिखा है, यहां चीफ मिनिस्टर के जाती हल्का का न्यूज़ 1 का प्रोग्राम था,
आप चैनल का नाम दें, 9 बजे का, पौने 9 का टाइम था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख के। एक स्कूल के 3 तरफ छप्पड़ है, दीवारें टूटी हुई हैं, ऊपर लिखा हुआ है डेंगू मुकाओ, सफाई अपनाओ, और जो एक रास्ता बच्चों के आने जाने का उस पर गोबर के ढेर हैं। BHU में कुत्ते रह रहे हैं और जगह जगह मेडिकल वेस्ट के ढेर हैं। ये मेरा चैनल, ना मेरा को लेना ना देना, मैंने देखा, पढ़ रहा था मैं उसका अल्बेरूनीज इंडिया, आधे पौने घंटे के बाद मेरी गर्दन दुखने लगी, तो मैंने जस्ट लुक्ड एट द टीवी, म्यूट पे था, तो मैंने देखा वो वजीर आला पंजाब का हल्का और फलाना जो गुड लुकिंग सा होस्ट था, वो चीख रहा था। तो तुम इसको जमहूरियत कहते हो, जमहूरियत का दुश्मन है। वो इमरान जमहूरियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? मैं किसी ऐसी चीज के साथ तो दुश्मनी करूं जिसका वजूद हो, जो है ही नहीं। अल्लाह करे ये आजमाया जाए जल्दी, मैं देखता हूं कौन निकलेगा टैंकों के नीचे। अच्छा, लोगों को तुमने टैंकों, जमहूरी टैंक के नीचे कुचला हुआ है, बर्बाद करके रख दिया लोगों को। खते गुर्बत पे जो आबादी है आपकी वो बढ़ती जा रही है, पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। मुझे कल किसी ने, मैं ऑनेस्टली जी, किसी ने एक बात कही कि ये क्यों नहीं रायविंड को कैपिटल डिक्लेयर कर देते, अच्छा, इस्लामाबाद को छोड़ें, लाहौर को भी छोड़ें। सो यार को खुदा का खौफ करें। सोशल मीडिया पे आपको माइंडसेट नजर नहीं आता? वो सोशल मीडिया मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, मेरे कहने पे चल रहा है या आपके कहने पे चल रहा है? वो सारी नफरत, वो सारी हकारत, और ये जो पोस्टर्स लगे हैं, मुझे बताएं, जमहूरियत में दम हो, जनरली लोग इनके पीछे खड़े हों, देखो बात सुने, और मुखालफत की भी कोई बात नहीं, एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट मोहब्बत का होता है। मैंने मुमकिन है आपको वोट ना दूं, लेकिन मैं आपकी तकरीम करूं। ये जो बंदा, मैं इंग्लैंड में था उस वक्त, जी जी, ये जब ये जो यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला हुआ, अच्छा, ठीक है ना, नहीं ब्रेक्जिट, ये इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, ये रेफरेंडम हुआ जब, जी जी, ठीक है। तो जिन लोगों ने वोट दिए थे डेविड कैमरॉन को, उन्होंने, उनमें से एक सर्टेन परसेंटेज ने इस पे उससे इख्तलाफ किया। उसके बाद जब उसने रिजाइन करने का, स्टेप डाउन करने का फैसला किया, तो वो लोग उदास थे, उनमें से कुछ लोग रोए। सही, ये होता है मुखालिफत का मतलब, ये थोड़ी है कि मैं आपका एहतराम भी ना करूं। सो इनकी किस चीज का बंदा क्या करे, किस चीज पे फख्र करें आप, सवाए इनके कि भोंपू, भाई मेरे भोंपू ने तो बात करनी है। पर मुसीबत यह है कि शटअप कॉल दुश्मनों को भी जाए। अगर आप वाकई आपने यहां को दूध की नहरें बहा दी हैं, किसी की जुर्रत है को बात करे, टोटल झूठ और पैदाइशी झूठे। यानी कैंपेन चल रही है, सीरियस तरीन इशू है, एनर्जी क्राइसिस है मुल्क के, और आप कह रहे हैं साल में खत्म कर देंगे, 6 महीने में खत्म कर देंगे, 6 में, अब 2018 की डेट दे रहे हो। 2018 के बाद अगर टोला लग गया, जो कि नहीं लगेगा इंशाल्लाह, वो कोई और डेटें देनी शुरू हो जाओगे। एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज समथिंग डिफरेंट। इख्तलाफ करना और बात है। तो आपका अगर सारा इतना पोर आपका गवर्नेंस है, तो उसमें फिर भूल जाएं कि कोई इसकी हिफाजत के लिए बाहर आएगा। तुम इसका आप खा रहे हो, तुम इसका फायदा उठा रहे हो, तुम जमहूरियत के पेड़ पे लगे फल सिर्फ तुम खा रहे हो, तुम इसकी हिफाजत करो, हम तो नहीं करते। राइट, तो ये आपका इस पे मौकफ है। अच्छा हसन निसार साहब, ये जो आइंदा आने वाले 3-4 महीने, बिल्कुल मौकफ है। इमरान खान जमहूरियत का दुश्मन है, तो इमरान खान जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत है जिसका वो दुश्मन है? वो खुद फौजी है, और वो कैसे बेनिफिशियरी होगा जी? समथिंग गोज रॉन्ग, इसकी जमानत है? असगर खान को क्या मिला था? उसने भुट्टो के बारे में कहा था ना कि पता नहीं हालांकि ये कौन से पुल पे फांसी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। किधर गया वो? ये सारे के सारे छोटी छोटी हड्डियों पे टल गए। ज़िया-उल-हक ने ठोक के हुकूमत की, जब तक उसका तैयारा बकौल गुलाम इसहाक खान के फिजा में पट नहीं गया, उस वक्त तक वो डट के हुकूमत करता रहा। तो इमरान खान बच्चा है, उसको नहीं पता। राइट, ये इनके फारिग होने का मतलब ये थोड़ी है कि इमरान खान को वो गोद में उठा के ले आएंगे। इमरान खान को अगर कुछ मिलेगा तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्ट्रेटजी, अपने फैसले, उन पे अमल दरामद से मिलेगा। अगर वो अहमकाना सियासी फैसले करेगा, पूरी जिंदगी वो 12वां छोड़ 12वां खिलाड़ी भी नहीं होगा। वो ढंग के फैसले करेगा तो मुमकिन है। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, हसन निसार साहब से गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेते हैं।
वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। ये जो पनामा है ये तो एंड नहीं लेके आने वाला ना उनका, ये आपको लगता है कि पनामा उनका पॉलिटिकल एंड ला सकता है मौजूदा हुकूमत का? बिल्कुल ला सकता है एंड इट इज गोइंग टू बी। देखें, एक बड़ा खूबसूरत शेर है, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। ठीक है, साहिर का ये मिसरा है। तो ये मिनहाजुल कुरान की 14 लाशों से लेके ये पनामा वाले केस तक ये जाया नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड एन ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये बॉल तो है नहीं कि मैंने इधर दीवार पे मारा और वो इमीडिएटली पलट के मेरे पास वापस हसन साहब, अवाम तो बाहर ही निकली पनामा लीक्स पे। सर, ना पनामा लीक्स पे अवाम बाहर निकली हसन साहब, ना सानिया मॉल्टन पे अवाम बाहर निकली। एक आखिरी वो प्रेशर होता है फौज का, और फौज भी अगर इंटरेस्टेड ना हो तो क्या प्रेशर है नवाज शरीफ साहब पे? अवाम तो बाहर ही निकली, आप और मैं विटनेस है इसके, पनामा लीक्स पे खास तौर पे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो गुजरे हुए कल नहीं हुआ वो आने वाले कल में हो सकता है। अच्छा, और मैं इसको रद्द नहीं करता। और अवाम इज नॉट दी ओनली फैक्टर, ये याद रखें। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ भी जितनी अवाम निकली थी, आप तो उस वक्त बहुत छोटे होंगे या शायद होंगे भी नहीं, ठीक, वो कतन काबिल जिक्र लोग नहीं थे। वो इस मुल्क की टोटल आबादी में उनकी हैसियत उतनी ही थी जितनी आटे में नमक की होती है। लेकिन नमक आटे में फैसला कुन रोल प्ले करता है। जैसे हंडिया में सबसे घटिया सबसे सस्ती चीज भी नमक होती है, सबसे कम इस्तेमाल भी नमक होता है, लेकिन वो डिटरमिन कर देता है। अब जितने भी निकलेंगे, अब लेट्स सी होता क्या है, अभी तो निकालने की कोई ऑर्गेनाइज कोई सिलसिला हुआ ही नहीं। अब इमरान खान बात कर रहा है, शेख रशीद बात कर रहा है, ये लोग बात कर रहे हैं, लेट्स सी। हसन साहब, नवाज शरीफ साहब जो आए, बिल्कुल निकालने जी, नवाज शरीफ साहब जो वापस आए हैं और ऑब्वियसली बीमारी से भी नब्ज आजमा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पनामा का प्रेशर भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ फौज का भी एक बिला वजह का एक प्रेशर लोगों ने डाल दिया। क्या कि तजिया निगारों ने एक्सटेंशन के मामले को लेकर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को ख़राब करके, ऐसे आरब निज़ामी साहब ये फरमा रहे थे, लिखा है बल्कि उन्होंने हमारे अखबार में भी, कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते राहील शरीफ साहब को, जबकि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं। तो ये तमाम चैलेंजेस नवाज शरीफ साहब पे हैं। आप एग्री कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं प्राइम मिनिस्टर के? गवर्नेंस पे कहां जाएंगे जब ये इस तरह के मामला जिनका गवर्नेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं दूर दूर तक, ये चैलेंजेस है प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त? एक बात में नहीं, ये गवर्नेंस का ही ताल्लुक है। देखें, बात सुने, बुनियादी तौर पे आदमी अपने किए धरे और अपनी परफॉर्मेंस के बोझ के नीचे आके मरता है। वो जो एक FIR थी भुट्टो के खिलाफ, जिसको उसने शायद कभी सीरियसली भी नहीं लिया होगा, वरना वो खारिज कर दी जाती, ठीक है। तो किया धरा सब कुछ अपना ही होता है। ये परवेज मुशर्रफ को भी क्या सोच के लाए थे? इनके दिमागों में गंद होता है, बेसिकली जेन्युइननेस होती नहीं, नेक नियति और पाकीज़गी होती नहीं। भुट्टो क्या सोच के लाया था ज़िया हक को? जो कर्जा है, मुलुकड़ा सा है, पता नहीं मौलवी का, या आप चाट बेचारा गरीब से घर का है। अच्छा, चुके आई हैं, ये मार्शल रेस नहीं है, ये मैं इसको बंदर की तरह जिधर चाहूंगा घसीट के ले जाऊंगा। कुछ भी नहीं उसने क्या किया, वो वर्दी में आया था, वर्दी में गया। इसी तरह परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कहा यार इसकी क्या लॉबी होनी है, उर्दू स्पीकिंग है, ना कोई आगा है ना पीछा है वगैरह, क्या हुआ? सो ये जो चलाकियां करते हैं आप, 100% मेरिट, चूंकि रिस्क बेसिकली हर दो सूरतों में होता है, तो इनका थ्रू आउट इन्होंने ये, अब कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं लेकिन शेयर नहीं कर सकता। मुमकिन है आप तक भी पहुंची हुई हूं और आप भी शेयर करने की पोजीशन में ना हूं। CPAC पे बहुत बड़ा सवालिया निशान। हाँ जी, आज डॉन का एडिटोरियल छपा है उसके ऊपर। इससे ज्यादा मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊं। नहीं सर, इतना तो छप गया कि डॉन का एडिटोरियल है। उन्होंने कहा कि CPAC पे हुकूमत और फौज के दरमियान इस वक्त ये प्रॉब्लम है कि चाइना चाहता है कि फौज को इसके अफेयर्स के अंदर लाया जाए ताकि मजीद स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ज़रा उसमें अच्छी असिस्टेंस आए। जबकि नवाज शरीफ साहब की टेबल पे ये काफ़ी महीनों से मामला पड़ा हुआ है और वो फौज को CPAC में इन्वॉल्व करना नहीं चाहती। तो डॉन ने एडिटोरियल लिख दिया आज अपने बावसौक जरा से। चले, मैं तो शायद इससे भी कुछ ज़्यादा बात, लेकिन मुनासिब नहीं है, करनी नहीं चाहिए और इसलिए मैं करूँगा भी नहीं। ठीक, तो ये दे आर देयर ओन डूइंग। अब पनामा मैंने नहीं घड़ा भाई, आपने नहीं घड़ा, इमरान खान का किसी और का काम नहीं। और ये इतने जाहिल और इतने ढीठ लोग हैं, वो इमरान खान की भी निकल आई, वो डैम इट। भाई ऑफशोर कंपनी का तो कोई किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं गया हूं पिछली 2 दफा, मैं आई केप्ट लुकिंग फॉर सम काइंड, छोटी मोटी को प्रॉपर्टी अगर वहां हूं, कल मैंने
बच्चों को पढ़ने अगर भेजना हो तो हो जाए, तो क्या मैं पता फिरूंगा? ये क्या बेहुदा बात है? असल बात यह है कि भाई जहां जो कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक, वो लीगल है इलीगल है, वो पैसा वहां पहुंचा कैसे, नंबर 1, और वो आया कहां से था? आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर फंसेंगे उसके अंदर? आपको लगता है हसन निसार साहब तरीके से आया ना कि इसमें फंस सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? नहीं, फंस चुके हैं। अच्छा, फंस चुके हैं, चूंकि ये मुल्क गियर अप इस तरह हुआ है कि मोटी गर्दन के गिर्द शिकंजा बड़ी मुश्किल से, अभी देखे ना कैसा दिलचस्प मुल्क है। डार साहब को इंसाफ मिल गया, यहां डार को मिलता है, कुमार को नहीं मिलता, किसी चमार को नहीं मिलता, इंसाफ तो मिलता है। किसी का मामला है, वो कहते जी टाइप फाटन में तो मुकाओ ना, इसको तो फड़काओ, क्योंकि गर्दन मोटी है, उसके लिए रस्सा ढूंढने में टाइम लगेगा। और एक सीधी बात, कदम कदम पे यह जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, ये हो रहा है, ये पाइलअप हो रहा है। लोग हैरान हैं कि भाई ये कहते हैं कि हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, और करो भी तो सही। मैं कहता हूं जी मैं अदालत का एहतराम करता हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, जाता मैं हूं नहीं। तो ये किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है? इससे एस्केप मुमकिन है ही नहीं। मेरे तो ये सियासी ईमान का हिस्सा है, और वो छोटा मोटा मामला नहीं है हुजूर, वो अरबों खरबों डॉलर का मामला है, वो करोड़ों वाला काम नहीं है। राइट, बेशुमार कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इन्होंने जब कहा 80 में अपनी स्टील मिल, ओ यार खुदा का खौफ करें, 80 में दुबई में स्टील मिल का मतलब जानते हैं? बहुत सरिया मिल थी घटिया किस्म की, जो आज भी चंद करोड़ में लगती है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली, मैं वो भी अभी नहीं बताता क्योंकि कोई और बंदोबस्त ना हो जाए, मोस्ट प्रॉब्ली आई गेट द एग्जैक्ट फिगर, वो इतनी मामूली कीमत पे बिकी है। ये जो तोप चलाई, ये सवाल तो बहुत चले बाद का है कि जो इन्होंने दुबई जाके कमर कसली, लज्मी फलाना 4 लफ्ज इनको आते हैं, भाई ये जो पैसा लेके गए दुबई में मिल लगाने के लिए, वो कहां से आया था और कैसे गया, कैसे भेजा गया, उस वक्त रूल्स क्या थे, इन्होंने वायलेट किए नहीं किए, वो तो अलग सवाल है। ठीक, बुनियादी झूठ ये है कि हमने इतना वो एग्जेजरेटेड फिगर है। दुबई में 1980 में, ओ यार मैं तो आई वाज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जी, 80 जब मैंने सऊदी अरेबिया में मैंने जॉब किया है, तो मैं पूरे मिडिल ईस्ट में मेरा काम कोई इस तरह का था। तो इसलिए भाई मेरे, ये इससे जान छुटती नहीं। और मेरा ईमान है, ये मैं जो मसलसल 2-3 जुमले बोल रहा हूं कि जी ये तराजू में एक तरफ चंद खानदान और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान है, इसका एक मतलब है। अगर मैं ये बात करता हूं कि अगर पनामा लीक्स अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते तो ये पाकिस्तानियों के साथ सकूते ढाका के बाद दूसरा बड़ा हादसा होगा, तो इसका मतलब है कोई, ये मैं जुमला बराए जुमला नहीं बोल रहा। फिर अब पाकिस्तान आप भूलें आ जाएं आप, अगर इसका भी फैसला नहीं होना इतने बड़े जुर्म का। और बात सुने, पाकिस्तान दुनिया का इस एतबार से बड़ा यूनिक मुल्क है कि उससे 5-6 गुना बड़ा फौजी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे उसका बदतरीन दुश्मन, जो इतनी ढटाई से इतनी नंगी बर्बरियत कर रहा है कश्मीर में, वो उसके एक तरफ है। बरादर टाइप दुश्मन उसके जो उसी के हाथों में खेल रहे हैं, वो किसी और तरफ है। इस मुल्क का डिफेंस, इसका प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसकी जिंदगी, इसकी बका, इसका दफा। और दफा दुनिया में सबसे महंगी चीज है। अगर आपका केक ही लूट मार की वजह से श्रिंक होता जा रहा है, तो उसमें से आप दफा के लिए कितना निकाल लोगे? अगर इस साइज का केक है, आधा भी दफा पे जाए तो साइज तो ये है, और वो भी मुसलसल श्रिंक होता जा रहा है। तो भाई ये मेरे और आपसे बेहतर मालूमात जिनके पास हैं, जिनके पास फैक्ट शीट है, उनको पता है किस चीज के क्या असरात होंगे। हसन निसार साहब, किस वक्त उसको आपसे बात जारी रहेगी, ब्रेक का वक्त हो गया। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। हसन निसार साहब, बस प्रोग्राम के आखिर लम्हे पे पहुंच गया हूं मैं। ये बता दीजिए कि आइंदा आने वाले जो 3-4 महीने हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना मुश्किल है, और सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा है? नए आर्मी चीफ की तकर्री, मौजूदा आर्मी चीफ के मुतालिक एक्सटेंशन या ना एक्सटेंशन, या पनामा लीक? ये तीनों ही मसले बहुत बड़े होंगे आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के लिए। कामरान साहब, इसको एक मिसरे पे ही टाल देते हैं। अच्छा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? अच्छा, हाँ, ये जो महीना कौन सा चल रहा है जी? ये जुलाई जी।
जी जुलाई है। जुलाई तारीखी तौर पे बड़ा मनहूस महीना है। अच्छा, एक तो मेरा यौम पैदाइश है ओह सर फिर तो मुबारक हो। 5 बहुत जुलाई। मुबारक हो। खैर मुबारक, गुजर चुका है, वैसे थोड़े लेट हो गए आप। सर आई एम ये सॉरी बड़ा सर, मैं मनहूस महीना है। नहीं सर, मेरे वालिद साहब इसी बातें कर महीने रहे हैं पैदा आप। हुए हैं, अच्छा खासा महीना है। आप भी पैदा हुए हैं, बड़ा अच्छा महीना है, कोई ऐसी बात नहीं। तो सर आप पॉलिटिकली मनूस कह रहे हैं ना इसको, आप पॉलिटिकली इसको मनूस कह रहे हैं मेरा ख्याल से। जी ऑब्वियसली मैंने कहा ना 5 जुलाई, सही है। 5 हाँ जी, जुलाई बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो मैंने वाह। कभी सेलिब्रेट तो खैर कभी नहीं की। वाह, ये तो बहुत मुझे अद्भुत पता है सर, कि वो कमाल ही एक कर साल दिया कम आपने हो तो गया पैदा है। हो गए। ठीक। और नहीं, अल्लाह की कसम आपको एक बात बताऊं, मुझे कभी ये डेट याद नहीं हुई जब तक भुट्टो का तख्ता नहीं इस तारीख को उल्टा गया। ओए होए, अच्छा उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने यौम स्याह के तौर पे मनाना शुरू किया तो मुझे अपनी डेट हसन ऑफ निसार बर्थ साहब, याद एक होगी, तो मैं वरना आज मुझे- आपको प्रोग्राम मुझे के तवज्जुह हिंद से, सर मेरी अर्ज सुने, मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको यकीन दिलाऊं, आपकी वजह से यौम सियाह नहीं हुआ, आपकी वजह से तख्ता नहीं उल्टा गया। आप अपने आप को इल्जाम देना बंद कर दें आज से, इसलिए आप सेलिब्रेट किया करें 5 जुलाई को, वो डिफरेंट मामला है। ठीक है सर, अच्छा ठीक हो। और हम उम्मीद ठीक हो रखते हैं कि गया, जुलाई में नहीं, उसके बाद तो मार्शाल्लाह फिर अक्टूबर भी जो है यौम सियाह बन गया, फिर पता नहीं, वो तो जुलाई वाला मामला खत्म हो गया सर, बल्कि अक्टूबर नहीं ज्यादा नहीं नहीं famous नहीं है। नहीं मार्शल लॉ नहीं। जी, जी। ना 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 मार्शल लॉ नहीं, ये किसने कह दिया? अच्छा एक ये बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप जमहूरियत को, इस नाम निहाद ढोंग को, इस नौटंकी को आप बुरा भला कहते हैं, तो लोग इसको ये चंद अहमद इंटरप्रेट करते हैं एज जमहूरियत दुश्मनी। ये इतने बेवकूफ हैं, इतने अनपढ़ हैं, इन्हें ये नहीं पता कि पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है कि भाई अब तक के नॉन जितने इंसानों ने को निज़ाम वदा किए हैं उनमें सबसे ज्यादा वाइबल है डेमोक्रेसी। सो हाउ कैन आई गो अगेंस्ट? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं बकवास करना शुरू कर दूं कि जी ऑक्सीजन नहीं इनहेल करनी चाहिए, पानी सेहत के लिए नुकसानदेह बिल्कुल होता है। सही, बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी कोई चीज है, नहीं कर लेकिन रहा इस मुल्क में नहीं है ना इमरान डेमोक्रेसी। कर रहा है, ना आप कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये डेमोक्रेसी है नहीं। मैं कहता हूं इसको डेमोक्रेसी बना लो ताकि तुम्हारी टांगें कांपनी बंद हो जाएं। बिल्कुल जो चंद पोस्टर्स और फ्लैक्सेस देख के जिसके जोड़ दुखने लगे, जिसको कांबा छिड़ जाए, वो डेमोक्रेसी है। वो जेन्युइन होगी, वो शेर का बच्चा सड़कों पे निकल आया, ये दम के भाग गए, दैट इज द डिफरेंस। इसको डेमोक्रेसी बनाओ, फिर ये डिरेल नहीं होगी, खतरा ही कोई नहीं। जबरदस्त हसन निसार साहब, हमेशा आपसे बात करके बड़ी खुशी होती है, और आपसे मैं इस हद तक तो टोटली एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं जमहूरियत के खिलाफ है। जमहूरियत देखनी है तो ऑब्वियसली इंग्लैंड को देखें। अब डेविड कैमरॉन को किसी ने नहीं कहा, उसके अपने ज़मीर ने कहा और वो स्टेप डाउन कर गए। और ज़मीर अगर माइनस कर दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी माइनस कर दी जाए, अवाम के सामने अपने आप को एहतसाब के लिए माइनस कर दिया जाए, तो वो जमहूरियत नहीं है, वो तो बदतरीन आमरीत है। और फिर जब वो मरूसियत में चेंज हो जाए तो उससे बड़ा तो जुल्म अजीम हो नहीं सकता, बल्कि गुनाह है। तो जो लोग डिसएग्री कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं हसन निसार साहब से। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। फ्रंट लाइन कामरान पे हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।